साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो पॉलिटी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है घटना चक्र की, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के टॉपिक से मैंने 17 क्वेश्चन आपके लिए पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं। अब उससे आगे देखेंगे, यानी कि 18वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट थर्ड सही है, अन्य 2 स्टेटमेंट इसके गलत हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन यानी कि आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। अन्य प्रश्नगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। यानी कि कोई विकल्प कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं। तो इसमें स्टेटमेंट दिया है पहला, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा स्टेटमेंट है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और तीसरा स्टेटमेंट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। और चौथा स्टेटमेंट है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, अन्य स्टेटमेंट इसके गलत हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है।
इनके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता यानी कि निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति यानी कि अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन आयोग की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। देखते हैं इसका विश्लेषण। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त यानी कि जमानत राशि रखनी पड़ती है, और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा। देखते हैं इसका विश्लेषण यानी कि व्याख्या कह रहा है। व्याख्या इसकी यानी कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी को करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो वह सज़ा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8 के क्लॉज 1 के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्ध कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि हेतु तथा कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान तथा उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला इसमें अभिकथन यानी कि ए है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो इसका सही आंसर बताना है। तो विकल्पों के अनुसार स्टेटमेंट के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी व्याख्या है, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरबंश सिंह जलाल व अन्य
ऐसी उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि विधिक अधिकार है। इसकी व्याख्या है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचन अधिकार यानी कि इलेक्टोरल राइट्स को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या ना होने अथवा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या ना लेने तथा चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति वसु एवं अन्य बनाम देवी घोषाल एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक यानी कि वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 आपका भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूँकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अतः यह एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि 1989 के चुनाव में पहली बार नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, यानी कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए, यानी कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, 61वें संशोधन के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 326। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है।
इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है और इस संविधान का समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं किया जाता है। ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 326। क्वेश्चन 37 है, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, 18 वर्ष। इसका विश्लेषण है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। और तीसरा स्टेटमेंट है, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। और चौथा स्टेटमेंट है, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन सूची होगी और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल वह पद्धति है जिससे मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में यानी कि
1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं लगभग कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा, लेकिन जान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा 700 यानी कि 740। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। वर्ष 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचकों यानी कि मतदान के योग्य व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 714 मिलियन थी। वर्ष 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचकों की कुल संख्या 908.72 मिलियन थी। अब आपको याद रखना है कि 2019 में जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उनमें कितनी संख्या थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। यानी कि ये कह रहा है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा कथन है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अन्य विकल्प यानी कि अन्य स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 में हुए संशोधन के तहत धारा 33 के क्लॉज 7 में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 के लोकसभा चुनाव में रोहतक, सीकर और फिरोजपुर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, परंतु वे तीनों सीटों पर पराजित हुए थे। जहां तक कथन 3 का प्रश्न है तो यह वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया है। इसमें एक नोट करके दिया गया है कि यूपीएससी द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम यानी कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। तीसरा स्टेटमेंट है, कोई अभ्यर्थी एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और चौथा स्टेटमेंट है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 और 4 इसमें सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को अपडेट करके शायद यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, क्योंकि इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। प्रश्नगत कथन 1, 2 और 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के संशोधन अधिनियम द्वारा
किए गए संशोधनों के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। 1996 का लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपनिर्वाचन में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन सुधारों से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसमें कथन 1 कह रहा है कि लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसमें दूसरा कथन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। और इसमें तीसरा कथन है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कथन 1 एवं कथन 3 गलत हैं, लेकिन कथन 2 सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। वर्ष 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन एवं उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है, जबकि कथन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों में चुनाव की अनुमति नहीं दी जाती है। अब तक भारत में 5 बार, यानी कि 1952, 1963, 1973, 2002 एवं 2020 में
परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ए कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, और कारण आर कह रहा है इसमें, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण में कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों का उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अतः ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या में कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहां देश में मात्र दो दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां यह महत्वहीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि M3। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि वीवीपीएटी का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का M2/M3 संस्करण आयोग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, 1989 में। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि NB लोहानी। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। वर्ष 2000 में डॉक्टर MS गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे और कृष्णमूर्ति एवं लिंगदोह अन्य सदस्य थे। बाद में क्रमशः लिंगदोह और कृष्णमूर्ति भी चुनाव आयुक्त बने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है इसमें, यानी कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और दूसरा स्टेटमेंट है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी PCS प्री 2021 में पूछा गया। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त
सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी, कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 थी। भारत के वर्तमान यानी कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि राजीव कुमार हैं, जो कि 15 मई 2022 से हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि वीएस रमा देवी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 55 यानी कि निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि 25 जनवरी। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया है। देखते हैं 56 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि 25 जनवरी को। साथियों, मैंने आपके लिए निर्वाचन आयोग से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था और जितनी भी इससे संबंधित पीवाईक्यू थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। निर्वाचन आयोग वाले टॉपिक को आपको इसके अलावा कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए राजनीतिक दल से संबंधित। सबसे पहले मैं इसका रिवीजन नोट्स कराऊंगा और उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको लेके आऊँगा। साथियों, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। सभी घटना चक्र की जो सीरीज हैं मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। आपको जीएस के अंदर घटना चक्र के अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की और कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, अगर आपने घटना चक्र की सभी सीरीज को तैयार कर लिया तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठ जाना, एग्ज़ाम्स के अंदर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाना, आपको जीएस में कोई परेशानी नहीं होगी करंट के अलावा। क्योंकि घटना चक्र की सीरीज जितनी भी आती है इनको पढ़ने का एक लाभ तो यह है कि यहाँ से आपको पुराने सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रश्नों के नीचे जो विश्लेषण दिया होता है उसको तैयार करने का फ़ायदा यह है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 5 क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप विश्लेषण से तैयार कर सकते हैं। यही फ़ायदा घटना चक्र का है। और आपको पता होगा साथियों, किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे पहला नंबर होता है उसका सिलेबस। उसके बाद होता है यानी कि उसके पीवाईक्यू, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए उस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन। तो यहाँ से वो सभी चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगी। आप लगातार वीडियो देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। एक ही बात कहना चाहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ठान लें, अगर आपका संकल्प मजबूत है, आप अगर दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये बहुत ही सटीक और संकल्पित वाक्य है कि लगे रहो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। साथियों, फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट, और अगला टॉपिक रहेगा हमारा राजनीतिक दल। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।